जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 90,000 विद 5% वैट फ्रॉम बिरला मशीनरी लिमिटेड ऑन 1/4/2014, एडजस्ट इनपुट वैट ऑन मशीनरी फॉर 3 years एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो ये जो आप संपत्ति खरीद रहे हैं मशीनरी, जैसे पिछले चैप्टर में आपने वैट इन्वेंट्री पे पढ़ा था, यानी कोई सामान खरीदे तो उस पर वैट लगा के खरीदे या बेचे। ये क्या खरीद रहे हैं? असेट। मशीनरी क्या है? असेट है ना। तो असेट अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर 5% का वैट लग रहा है, तो कैसे परचेज करेंगे, बस यही पढ़ना है। ठीक है। तो टैली में भी आपने पढ़ा था कैपिटल गुड्स का केस, पढ़े थे। तो कैपिटल गुड्स ये लो ये भी ड्रामा होता है, हैंग हो जाता है क्या? ठीक है। तो कैपिटल गुड्स के केस में बिजी में क्या करना होगा? तो बिजी में जो टैली में कर रहे थे वही बिजी में, मशीनरी अकाउंट डेबिट, वैट क्रेडिट, डिफर्ड अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यहाँ भी वही एंट्री आपको बना देनी है जनरल में। ठीक है। तो चलते हैं बिजी में। कोई फीचर वगैरह इनेबल करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कहाँ चले जाएगा? ट्रांजैक्शन में। और ये एंट्री किस में जाएगी? जर्नल में। किसमें? ऑल्ट F7 कर देंगे, आ जाएगा डायरेक्ट। हमने तो क्या नहीं किया, ओके। एंट्री किस तारीख में होनी है? 1/4 में। 1/4 डेबिट। मशीनरी का एक नया लेजर बना लेंगे, देख लेते हैं मशीनरी बना नहीं होगा। ठीक है। तो F3 मशीनरी, और ये जाएगा कहाँ? फिक्स एसेट। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह पूछेगा, छोड़ दीजिएगा। कॉस्ट सेंटर नो। अब देख सकते हैं कुछ नहीं पूछेगा मशीनरी के लेजर में, आप सिर्फ F2 करके बाहर निकल जाएगी। समझ गए? अब कितने की खरीदे? 90,000 डेबिट कर दिए। अब यहाँ फिर डेबिट कीजिएगा, फिर से डेबिट, और एक नया लेजर बनाइएगा, वैट क्रेडिट डिफर्ड। अब ये कहाँ जाएगा? करंट एसेट में या लोन एंड एडवांसेस? करंट एसेट में डाल देते हैं। टैली में करंट एसेट ही पढ़े थे ना आप लोग, तो वही कॉन्सेप्ट याद रखिए, करंट एसेट में डाल देना है। ठीक है। और F2 करके अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मैनुअल करनी पड़ेगी। 90,000 का 5%, 90,000 का 5%, 4500 ना। ये कैलकुलेशन मैनुअल करनी है, बिजी करके नहीं देगा। ठीक है। ये आपको खुद से निकाल लेना है 4500। अपग्रेड पार्टी का क्या नाम था? बिरला मशीनरी। ये भी बनाना पड़ेगा हम लोग को। बिरला मशीनरी, ये सन्ड्री क्रेडिटर में चला जाएगा। डिफाइन क्रेडिट लिमिट नो, कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है। कोई दिक्कत इस एंट्री में? कोई दिक्कत नहीं। अब टैली में आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, अगर याद होगा, ध्यान होगा आपको, तो ये जो वैट लगा है 4500, इसका क्रेडिट जो है, यानी हम परचेज कर रहे हैं ना, तो उसका क्रेडिट मिलेगा ना वैट में। तो कैपिटल गुड्स है तो इसका क्रेडिट 3 पार्ट में मिलेगा। कितने पार्ट में? 3। टैली में भी आपने 36 पार्ट पढ़ा होगा, डिवाइड बाय 36 कर रहे थे पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे भी वही कहानी है। ठीक है। तो वो क्रेडिट कैसे लेना है, बस वो पढ़ लीजिए। तो उसके लिए एक और जनरल एंट्री आपको बनानी होगी। यहाँ पे रेफरेंस कौन सा? नया खरीद रहे हैं तो न्यू रेफरेंस, यहाँ कुछ भी बिल नंबर चढ़ा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री भी आपको जनरल में ही करनी है। ये जो वैट क्रेडिट डिफर्ड, उसकी एडजस्टमेंट करने की, इस बार आपको क्रेडिट मिलेगा कितने का? तो 45,000 डिवाइडेड बाय 3, इतने का ही क्रेडिट आपको मिलना है। तो उसी तारीख में यहाँ पे एक और जनरल एंट्री पास कीजिएगा, और यहाँ पे अब आपको एक नया लेजर बनाना होगा, वैट ऑन कैपिटल गुड्स या इनपुट वैट ऑन कैपिटल गुड्स। ठीक है। F3 करके एक नया लेजर बना देते हैं, इनपुट वैट ऑन कैपिटल गुड्स। अब ये जाएगा लेजर आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ठीक है। और यहाँ पे बस टैक्स टाइप क्या रहेगा? वैट। और कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको मैनुअल करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या निकालना होगा? 4500 का डिवाइडेड बाय 3, 1500 हो जाएगा। 4500 का थर्ड पार्ट या डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? 1500। और यहाँ पे क्रेडिट कर दिया किसको? वैट क्रेडिट डिफर्ड को। बस यही एंट्री आपको थोड़ा सा याद कर लेनी है। 36 नहीं, ये पर मंथ नहीं, पर ईयर मिलता है कैपिटल गुड्स के केस में। ठीक है। कोई दिक्कत इस दोनों एंट्री में?
सर ये 3 से डिवाइड 3 साल में मिलेगा क्रेडिट पर ईयरली बेसिस पे 3 साल में आपको क्रेडिट मिलेगा। यानी 4500 जो खर्चा हुआ है आपका वैट पे वो एक बार में माइनस नहीं करेंगे, वो 3 साल में उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। टैली में 36,000 तो मंथली रहता है। मंथली मिलता था, मिलेगा वो भी 3 साल में लेकिन मंथली। हाँ बात एक ही है, आपको चाहे पर मंथ मिले चाहे पर ईयर मिलेगा तो 3 ही साल में ना पूरा। अब यहाँ पे ये पूछेगा इनपुट वैट एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या है इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट की है, यहाँ पे यही लीजिएगा इनपुट एडजस्टमेंट। अब बाकी ये सब छोड़ दीजिएगा, वैट एडजस्टमेंट वैट परसेंट ये सब छोड़ दीजिए। 1500 का मतलब आपने क्या लिया, क्रेडिट लिया। अब यहाँ पे ये वाला लीजिएगा, कैपिटल गुड्स कहीं दिख रहा है, ये है ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल परचेज। ठीक है, बस इतना काम। ये जो सेकंड वाली एंट्री है ये इंपॉर्टेंट है, बस इसी में ध्यान देके आपको एंट्री पास करनी है। परचेज वाली एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में थोड़ी सी दिक्कत है। एक नया लेजर बना लेना, इनपुट वैट ऑन कैपिटल गुड्स जाएगा कहाँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ठीक है, एक्सेप्ट कराएं दोनों जर्नल। अब इसके बाद सीएसटी का केस समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, परचेज 50 बॉक्स ऑफ डीवीडी एट द रेट 600 फ्रॉम मोजर बियर लिमिटेड ऑफ पुणे विद सीएसटी एट द रेट 2% एज ऑन 1/4/2014 एंड स्टोर द गुड्स ऑन नोएडा गोडाउन। ईच बॉक्स कंटेन 50 पीस ऑफ डीवीडी। अब इसमें दो बातें, एक तो सीएसटी चार्ज होना है इस बिल पे, और दूसरा एक और चीज़ लिखी है कि एक बॉक्स में कितने पीस हैं, 50 पीस हैं। एक बॉक्स इक्वल टू 50 पीस। तो ये जो एक बॉक्स इक्वल टू 50 पीस है, इसके लिए आपको एक फीचर इनेबल करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाइएगा, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में, और यहाँ इन्वेंट्री में। अब यहाँ पे एक फीचर मिलेगा अल्टरनेट यूनिट, ये वाला दिख रहा है, यानी एक बॉक्स बराबर 50 पीस। ये क्या है, अल्टरनेट यूनिट, यानी 2 बॉक्स भी हो गया और पीसेस भी हो गया, 2 यूनिट हो गई ना। तो आपको ये फीचर यस कराना होगा, अल्टरनेट यूनिट वाला, और इसको ओके और सेव। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में परचेज करना था कि सेल करना था, परचेज है ना, सीएसटी लग रहा है परचेज में। तो आप सीधे एंट्री ट्रांजैक्शन में चलते हैं सीधे, और किस में एंट्री करेंगे, परचेज। बिल बना देंगे डायरेक्ट, डेट देखिएगा एक बार, वाउचर नंबर कुछ भी भर देते हैं फिलहाल, देख लीजिएगा क्या वाउचर नंबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टैक्स टाइप डायरेक्ट ना, तो याद हो गया। और यहाँ परचेज टाइप जो पूछेगा, तो यहाँ सीएसटी का केस है ना, तो सीएसटी का केस होता है तो यही लेते हैं क्या, सीसी फॉर्म। ठीक है, अगर सीएसटी का केस हुआ तो पार्टी कौन है, मोजर बियर लिमिटेड, मोजर बियर कंट्री डायरेक्टर। बाकी और कुछ करने की जरूरत है नहीं इसमें, अक्टूबर के बाहर निकलिए। गो डाउन, आइटम डीवीडी 50 बॉक्स, डीवीडी है, बनाना डीवीडी बनाना पड़ेगा क्या, डीवीडी। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान दीजिए, अल्टरनेट यूनिट है ना इसकी, जनरल में डाल देते हैं। तो हमारी पहली यूनिट क्या है, बॉक्स। पहली यूनिट क्या रहेगी, पीसेस। बॉक्स। एक बॉक्स बराबर 100 पीस है ना, ऐसा कुछ है ना। एक बॉक्स 1 बॉक्स इक्वल 50 पीस। हाँ तो अरे यार, F1 F2 F3, तो यहाँ पे एक अल्टरनेट यूनिट बना लिए, क्या से बॉक्स। नहीं बनाया तो नया बना लेंगे, और जब बनाएंगे उसमें कुछ लिखना उखना नहीं है। ठीक है, बस सेव करा दीजिए। तो हमारा एक यूनिट बन गया बॉक्स, ओपनिंग नहीं चढ़ाना है हमको। अब यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट पे कर्सर जाएगा, तो अल्टरनेट यूनिट हमारी क्या रहेगी, पीस। तो यहाँ से क्या ले लीजिएगा, पीस तो होना चाहिए ना, कहाँ छुप गया। हाँ पी प्रेस करेंगे आ जाएगा, अच्छे चला के। अब यहाँ कन्वर्जन फैक्टर पूछेगा, ठीक है। तो एक बॉक्स में कितने पीस हैं, 50, तो यहाँ भरिएगा 50। कन्वर्जन फैक्टर कितना रहेगा, 50। और यहाँ पे बॉक्स अब्लिक पीस लीजिएगा। एक पीस बॉक्स दिखाएगा तो हमारा एक बॉक्स में 50 पीस है ना, तो क्या लीजिएगा, बॉक्स अब्लिक
पीस। बस ये सेटिंग समझ लीजिए कि पहले ये समझिए एक बॉक्स बराबर 50 पीस है, तो यानी पहली इकाई बॉक्स रहेगी और दूसरी पीस। और दूसरा यहाँ पे कितने कन्वर्जन है 50, और पहले बॉक्स और फिर, ठीक है। F2 करके बाहर निकलिए, बाकी कुछ नहीं करना है। कितना 50 बॉक्स खरीदे? नहीं हाँ हाँ 600, हाँ 50 बॉक्स 600 रुपये। ओके। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछेगा आपसे, ये अगर आपने 50 बॉक्स खरीदे हैं तो कितने पीस खरीदे, इसका मतलब एक बॉक्स में अगर 50 पीस है तो 50 बॉक्स में कितने पीस होंगे? 50 गुणे 50 बताओ कितना? 250, 2500 2500 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी इन पीस भरना है कि आपने कितने पीस खरीदे। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक पीस का आपको रेट बताना है। अगर एक बॉक्स का रेट 600 रुपये है, अगर एक बॉक्स का रेट 600 रुपये है और अगर एक बॉक्स में 50 पीस हैं तो एक पीस का रेट कितना होगा? 12 मार दें? हाँ, अगर 12 भरे और यहाँ 600 आ गया, यानी आपने कैलकुलेशन सही। सही की। मैथ है बेटा। अरे बाबू, मैं यही तो समझाया। तो एक बॉक्स में अगर क्या बोलते, एक बॉक्स का दाम 600 रुपये है, समझ गए, और उस बॉक्स में 50 पीस है, तो एक पीस का दाम कितना हुआ? अब इसके ऊपर ठीक है, बस वो आप ना समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे बिल सन्ड्री दिख रहा है, यहीं पे आपको टैक्स लगाना है। इस पे क्या लगना है? CST लगना है ना। तो CST लगाने के लिए आप सीधे C दबाइएगा, यहाँ पे सेंट्रल सेल टैक्स आपको दिख जाएगा। दिख रहा है? और CST दोनों दिख रहा है, कोई इशू नहीं। अभी ठीक करा दे, इसको ठीक करना पड़ता है। यहाँ पे एक बार एंटर करके यहाँ दोबारा आइएगा, कर्सर को दोबारा इस पे लाइएगा और Alt M दबाइएगा। क्या दबाएंगे? Alt M। Alt M से क्या होता है? मॉडिफाई करने के मॉडिफाइड मोड पे कंट्रोल एंटर जो टैली में था, ठीक। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ठीक कर लेनी है, जैसे ये रेट कितना लगेगा? 2%। तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा, जैसे वैट में कर रहे थे, याद है? वही करना है। 2% यहाँ टोटल पे, और ये सारे फीचर नो, सारे फीचर नो नहीं, ये यस रहेगा। ये सेकंड वाला फीचर जो है, ये दिख रहा है, अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन परचेज। तो CST के केस में होता ये है कि जब आप सामान खरीदेंगे किसी दूसरे स्टेट से, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आपको उस पैसे को अपनी परचेज कॉस्ट में ऐड कर लेना होता है। जबकि वैट में ऐसा नहीं होता। वैट में आप परचेज करेंगे तो अपने खर्चे में ऐड नहीं करेंगे, उसका क्रेडिट मिलता है, जबकि CST के केस में ऐसा नहीं। तो ये जो फीचर है बाय डिफ़ॉल्ट ये वाई रहेगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। दूसरा, आपको यहाँ पे अब आप यही लेजर, सेंट्रल सेल टैक्स वाला लेजर जो देख रहे हैं, यही लेजर आप सेल में भी यूज़ करने वाले हैं, और यानी परचेज कर रहे हैं CST लगा के, तो यही लेजर यूज़ कर सकते हैं, और सेल करेंगे तो भी यही। तो यहाँ अकाउंटिंग इन सेल में ये सेंट्रल सेल टैक्स में जा रहा है। इसी तरह यहाँ परचेज में भी आपको यही काम कर देना है। जैसे इनपुट आउटपुट उस टाइम आप अलग अलग बनाए थे ना, तो एक बार सेल में यस कराए थे, एक बार परचेज में, ध्यान है? तो सेम यही काम यहाँ भी करना, और यहाँ पे सेंट्रल सेल टैक्स ले ले। ठीक है? ठीक। हाँ, इसमें दोनों एक साथ। अब इसमें इनपुट CST और आउटपुट CST हम नहीं बनाएंगे, ठीक है? अब इसमें एक ही लेजर से दोनों काम करवा लेंगे। तो आपको यहीं पे एडजस्टमेंट, यहाँ पे बस 2 भरना है, बाकी इसको नहीं टच करना है, ये यस ही रहेगा, और यहाँ पे ये ऑलरेडी रहेगा आपको, और ये और आपको करना है। ठीक है? ओके, तो ये 2% से 600 रुपये आपका क्या कट गया? CST। इसको सेव कर लीजिए, बाकी इधर कुछ भरने की ज़रूरत है नहीं। ओके करिए, कॉस्ट सेंटर से कोई काम नहीं है। ओके, यहाँ पे न्यू रेफरेंस। ओके, हो गया CST। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ होगा ना, थर्ड। सोल्ड 40 बॉक्स ऑफ DVD 4.7 GB at the rate 800 to Sunil Infotech of Kanpur from Noida godown with CST 2%. On 2/4/2014, goods are sold through a selling agent named R. Jhunjhunwala, who is entitled to get commission at the rate 2% on bill realization. बिल नंबर इतना, फॉर्म
to receive E is C form received the entire amount in cash from Sunil Infotech। अब क्वेश्चन का पूरा मतलब समझ लीजिए, आपने सामान बेचा, किसको बेचा? सुनील इन्फोटेक को भेजा, झुंझुनवाला को नहीं, सुनील इन्फोटेक को भेजा। और सुनील इन्फोटेक और आपके बीच में एक और एजेंट था, जिसने उसी एजेंट ने आपका और सुनील का क्या कराया? कांटेक्ट कराया। यानी इस सेल को कंप्लीट कराने में किसने मदद की? आर झुंझुनवाला। तो आप आर झुंझुनवाला को बीच में क्या दे देंगे? कमीशन। बस क्वेश्चन का पूरा मतलब यही है कि ये जो सेल हुई वो किसके माध्यम से हुई? आर झुंझुनवाला के माध्यम से हुई। तो आप सुनील को सामान बेचेंगे प्लस आर झुंझुनवाला को क्या देंगे? कमीशन दे देंगे। ठीक है, तो ये कमीशन वगैरह कहाँ से देते हैं, क्या करना होता है बिजी में? हाँ, सी फॉर्म, यही फॉर्म टू परचेज, जब यही सीसी फॉर्म दिख रहा है, यही सीसी फॉर्म है। अगर आप परचेज करेंगे तो सी फॉर्म इशू करेंगे, और सेल करेंगे तो सी फॉर्म रिसीव करेंगे, यही सीसी फॉर्म, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सीसी फॉर्म। तो ये क्या बोलते हैं? कमीशन था ना, इसके लिए फीचर इनेबल करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाइएगा, कॉन्फ़िगरेशन में, और फीचर अब्लिक ऑप्शन में, और अकाउंट्स में जाइएगा, इन्वेंट्री में नहीं, अकाउंट में। यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा है, सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, इसी फीचर को आपको क्या कराना है? अब यहाँ पे हम तो कमीशन दे रहे हैं, ब्रोकरेज तो दे नहीं रहे हम लोग, कमीशन दे रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ सेल्समैन ले लीजिएगा, और कमीशन ही दे रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ कमीशन रहने दीजिएगा। और कमीशन ब्रोकरेज टू बी अप्लाइड एट वाउचर लेवल, ठीक है। इनेबल इन सेल परचेज, दोनों में। इनेबल इन पेमेंट रिसिप्ट, वो तो मिल जाएगा। स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट कमीशन ब्रोकरेज, मान लीजिए डिफ़ॉल्ट यानी हमारा एक ही एजेंट है ना, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा इसको? यस। और सेल्समैन को दे रहे हैं हम लोग, और यहाँ स्पेसिफाइड बिलो में क्या कर लीजिएगा? परसेंटेज, कितना % कमीशन है उसका? तो यहाँ पे कमीशन ब्रोकरेज रेट डिफाइन कर दीजिएगा, कितना? 2। हाँ, कौन? ये रेट हम डिफाइन कर रहे हैं। डिफॉल्ट कमीशन ब्रोकरेज टू बी पिक्ड फ्रॉम एज स्पेसिफाइड बिलो 2% कमीशन, मतलब 2% काट ले बिल बिलाना, ठीक है। ठीक, तो ये थोड़ी सी सेटिंग आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। ओके कर दीजिए, और इसको भी सेव। अब इसके बाद एक काम आपको और करना है, ये जो सेल्समैन है आर झुंझुनवाला, ये आपको बना लेना है पहले। बनेगा कहाँ से? तो कोई भी चीज़ बिजी में कहाँ से बनती है? मास्टर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सेल्समैन एक नया दिखने लगेगा आपको, दिख रहा है? यहीं पे ऐड करके बना लीजिएगा। क्या नाम था? आर झुंझुनवाला, ठीक है। सेल्समैन अकाउंटिंग टू बी क्रेडिटेड कमीशन एम उसको तो कमीशन देंगे ना हम, कमीशन था ना, दिखा था अभी, यही ले लिया। कमीशन ऑन सेल बना होगा बाय डिफॉल्ट, पहले से बना रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो वो ब्रोकरेज और कमीशन वाले जो फीचर का वो यस करा लेना है, फिर जो जिसको हम कमीशन देने वाले हैं उसका एक क्या बना लेना है? लेजर बना लेना है। अब सीधे ट्रांजैक्शन में चलते हैं और सेल कर देते हैं। एंट्री किस में होगी? सेल। किस तारीख में होनी है? 2 तारीख में ही होनी होगी। चलो ठीक है, आपको डाल दिए, ठीक है। सेल डायरेक्ट, और यहाँ ये CST लग रहा है ना, तो CC फॉर्म ले लेना है। पार्टी कौन है? सुनील इन्फोटेक। अब ये कौन हो जाएगा? सन्ड्री डेप्टर, ठीक है। और क्रेडिट लिमिट से नहीं मतलब है। एलोकेट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कमीशन के बारे में हो सकता है पूछ भी ले, नहीं पूछा कोई बात नहीं, यहाँ पे अप्रूव कर दीजिएगा। यहाँ पूछेगा, दिख रहा है? जैसे ही आप इस लेजर को सेव करेंगे तो ये पूछेगा स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट सेल्समैन, तो यहाँ पे आप यस, यानी इसका मतलब ये होगा कि जब भी सुनील को सेल होगी, ठीक है, तो उसका कमीशन आर झुंझुनवाला को जाएगा। हाँ हमेशा, क्योंकि इस पार्टी का कांटेक्ट किसने कराया? झुंझुनवाला ने कराया ना,
तो सेल्समैन नेम यहाँ पे हम लोग बना चुके हैं, स्पेस दबा लीजिएगा, दिख जाएगा आपको आर झुनझुन वाला। और फ्रीज सेल्समैन, फ्रीज का मतलब होता है कि जैसे अभी हो रहा है ना कि हमेशा के लिए क्या, तो अगर आप फ्रीज कर देंगे यानी यस कर देंगे तो जिंदगी भर आज जिंदगी उसको कमीशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो हमको अगर फ्रीज करना है तो यस कर देंगे, और बाद में कभी बदलना उदलना हो यानी बाद में हम उसका कमीशन हम कहेंगे भैया बहुत खाली है कमीशन अब नहीं देंगे, तो फिर इस फीचर को क्या रख देंगे। तो जब मर्जी होगी तो हमारा हम देंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं देंगे। पार्टी बन गया। फिलहाल तो देंगे तो उसको यस करेंगे ना। फ्रीज का मतलब हमेशा के लिए, फिलहाल तो हमको जब वाउचर पे भी वो पूछेगा काटना है कि नहीं काटना है। यहाँ क्या करें, पार्टी सॉरी गोडाउन नोएडा है आइटम। अब यहाँ पे फिर से वही कैलकुलेशन करनी है, ध्यान दीजिएगा। आइटम क्या था, हाँ DPD। तो फिर वही कैलकुलेशन, एक पीस में कितने होते हैं वही कैलकुलेशन फिर से करनी, कितना बेचना है 40 बार। तो ध्यान दीजिएगा 40 बॉक्स अगर आप बेच रहे हैं और रेट क्या है उसका 800 पर बॉक्स। तो एक पीस का दाम कितना हो जाएगा 800 बटे 40। तो पहले तो ये बताइए कि कितना पीस आप बेच रहे हैं। 40 बॉक्स बेच रहे हैं मतलब कितना पीस, एक बॉक्स में 50 पीस है, 2000 बेच रहे हैं, हाँ भर दें तो 2000 हम लोग बेच रहे हैं, तो एक पीस का दाम कितना हो जाएगा, रेट 800 है ना, 800 है, 800 40 2 20 रुपये। हाँ 20 रुपये। ना अरे तो यार 40 बॉक्स बेच रहे हैं, एक बॉक्स में 50 पीस कितना रेट है? 2000 एक बॉक्स 50 ना ना, एक बॉक्स का रेट 800 ना, कितना है जी, कितने बॉक्स बेच रहे हैं? 40 बॉक्स बेच रहे हैं 800 के रेट से। 800 के रेट से 800, तो 800 डिवाइड बाई 50 कर दो ना, 16 ना, 16 तो यहाँ भरिएगा 16, ठीक है। रेट यहाँ 800 आ जाना चाहिए, अगर यहाँ रेट 800 आ गया तो यानी आपकी कैलकुलेशन सही है। अगर यहाँ पे रेट नहीं आया 800 तो समझिए आपने गलत किया। यहाँ पे वही सेंट्रल सेल टैक्स बनाए थे, यही वाला लेजर, अब इसको हम लोग पहले अल्टर कर चुके हैं ना, परचेज सेल दोनों के लिए कॉन्फ़िगर कर चुके हैं ना, तो अब इसको दोबारा कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको क्या कर दीजिएगा, सेव। कॉस्ट सेंटर से कोई मतलब नहीं है, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है स्पेसिफाई सेल्समैन, अगर यहाँ से आप नो कर देंगे तो कोई कमीशन नहीं जाएगा, और यस कर देंगे तो कमीशन, ठीक है ठीक। अब कमीशन की रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे कि झुनझुन वालों को कितना पैसा मिलना है, तो डिस्प्ले में जाइएगा। रिपोर्ट देखने के लिए बिजी में कहाँ जाते हैं, डिस्प्ले। तो यहाँ देखिए कमीशन कैलकुलेशन दिख रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे सब दिखेगा। वन सेल्समैन, एक सेल्समैन का हमको देखना है, क्या नाम था उसका, वाला यहाँ प्रेस कर लीजिएगा बन जाएगा। 1/4 से मान लो 28/4 तक का देखना है। कितना दिख रहा है कमीशन, 640 रुपये, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद ये कमीशन वो पार्टी पैसा भी दे रही है क्या, क्वेश्चन में देखिए रिसिप्ट हो रहा है, हाँ देखो लिखा है ना, रिसीव द एंटायर अमाउंट इन कैश। और एक चीज और लिखी है कि ये जो कमीशन है उसको तब मिलेगा, लिखा है ना ऑन बिल रियलाइजेशन। इसका मतलब होता है जब तक वो पार्टी सुनील हमको पैसा नहीं देते कि हम उसको कमीशन नहीं देंगे। यानी अगर तुम कमीशन ले रहे हो तो दो काम करो, सामान बिकवाओ भी और पैसा भी रिकवर कराओ, दोनों काम जब करवा दोगे तब तुम कमीशन के हकदार। तो आपको नेक्स्ट एंट्री जो करनी है वो किस में कर देनी है, रिसिप्ट में। तो ट्रांजैक्शन में जाइएगा और रिसिप्ट, सुनील कहाँ है? नीचे रहा सुनील। अब पैसा कितना नीचे करंट बैलेंस दिख रहा है 32,600, यही पूरा पैसा उससे लेना है 32,640, ठीक है। और डेबिट कैश से लेना है शायद हमको, ठीक। तो ये तो हो गया सुनील का। यहाँ पे क्या लेंगे, एडजस्टमेंट न्यू, थोड़ी इसी सेल के अगेंस्ट मिल रहा है ना पैसा, हो गया। और ये जो सुनील है, अब सॉरी आर झुनझुन वाला, इसको कमीशन दे देंगे, तो कमीशन की एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट में कर देंगे, ठीक है।
आठ झुंझुन वाला नहीं, सर, कमीशन ऑन सेल बनाए थे एक लेजर, ध्यान है? हाँ क्या बनाया? कमीशन सेल यही, और पैसा आपको याद होगा कितना? 640 रुपया, ठीक है। और क्रेडिट कैश। नरेशन में लिखना तो लिख दीजिए बीइंग अमाउंट पेड टू आर वाला फॉर कमीशन, ठीक है। 640 कहाँ था? अभी रिपोर्ट दिखाए नहीं, 640 कमीशन बना था उसका, सबने देखा था ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये CST दोनों हो गया, CST खरीदना, CST बेचना। क्लियर द आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट ऑफ मोजर वियर। ये मोजर वियर कौन है? पार्टी ऊपर से उससे लिए थे। अच्छा जब परचेज हो, अच्छा उसको पेमेंट कर देना है, चलिए पेमेंट कर देना तब उसको, और उसको चेक से पेमेंट करनी है ना। तो ट्रांजैक्शन और किस में जाएंगे? पेमेंट करेंगे। क्या नाम है? मोजर बियर। करंट बैलेंस देखिए इतना दिख रहा है 30,000, यही अमाउंट उठा के पेड कर देना, पूरा देना है ना, 30,600 और HSBC से कर दे रहे हैं, ठीक है। मेथड एडजस्टमेंट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश कर लीजिएगा। यही एडजस्टमेंट है वैट की, ठीक है। पास द नेसेसरी वैट एडजस्टमेंट एंट्री एंड पे वैट पेबल अमाउंट इन कैश। तो वैट की एंट्री चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए, ठीक है, परचेज का, सेल का, कैपिटल गुड्स का, कोई भी केस आ जाए, आपको सीधे सीधे जब सारी एंट्री आप कर चुके, यानी परचेज भी कर लिए, सेल भी कर लिए, साफ सब कुछ करने के बाद सीधे जाइएगा कहाँ? बैलेंस शीट में। कहाँ जाइएगा? डिस्प्ले और फाइनल रिजल्ट, बैलेंस शीट। देखने आता है सबको बैलेंस शीट ना? बैलेंस शीट में यहाँ जाइएगा कहाँ? टैक्स यही ना दिखता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस यही दिखेगा, करंट लायबिलिटी। यहाँ जब आप एंटर करेंगे तो देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, यहाँ 3 दिख रहे हैं ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी से कोई मतलब है हमको, क्रेडिटर से कोई मतलब, हमको इससे मतलब है ड्यूटी एंड टैक्सेस से। तो यहाँ पे देखिए टैक्स 3 तरह के दिख रहे हैं। सेंट्रल सेल टैक्स दिख रहा है, इनपुट वैट ऑन कैपिटल गुड्स दिख रहा है, और उसके अलावा वैट दिख रहा है। अब इसमें से यहाँ भी ध्यान दीजिए कि ये जो इनपुट वैट ऑन कैपिटल गुड्स है 1500, क्या दिख रहा है आपको? डेबिट, और ये दोनों क्रेडिट। अब एक सिंपल सा मतलब समझिए, ये जो वैट वाला लेजर है इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों शामिल है, इनपुट और आउटपुट दोनों शामिल है। जब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तब आपको अप्रैल महीने की ट्रांजैक्शन दिखेगी। अब इसमें से देखिए कुछ डेबिट है और कुछ क्रेडिट है। तो जो क्रेडिट है वो सेल है, सेल पे जो लगा है, और जो डेबिट है वो क्या है? परचेज है। यहाँ दिख रहा है आपको सेल और ये परचेज। तो बिजी में आपको कोई खास परेशानी नहीं है, कोई झंझट नहीं है। आप सिर्फ अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा और यहाँ पे जो क्रेडिट है अपनी एडजस्टमेंट में उसको डेबिट कर दीजिएगा, और जो यहाँ डेबिट है वहाँ पे क्रेडिट कर दीजिएगा। तो समझ में आई बात? तो एक बार कॉपी में लिख लीजिए सब लोग, ताकि आपको अभी मैं एडजस्टमेंट करूँगा तो याद रहे। लिखिए सेंट्रल सेल टैक्स 640 क्रेडिट लिखिए, सेंट्रल सेल टैक्स 640 क्रेडिट, और इनपुट वैट ऑन कैपिटल गुड्स 1500 डेबिट। तो इसको क्रेडिट करना है वहाँ पे, ठीक है। और वैट 21,250 क्रेडिट है यहाँ। लिख लिए? अरे यार ये कौन है? यार पागल हो रहा है तुम लोग सही में। मैंने यही जानता, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है कि वो डेबिट है, उसको वैसे लिख लेना है बस, और क्या बताएं। हो गया, चलें आगे। लिख लिए? हो गया? मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे वैट का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जब एडजस्टमेंट करने की बात आए तो सीधे बैलेंस शीट में यहीं चले जाइएगा और यहाँ बस इतना ही पढ़ लेना कौन क्रेडिट है कौन डेबिट है। जो यहाँ क्रेडिट होगा वहाँ पे वो, और जो यहाँ डेबिट होगा वहाँ पे उसको आंख बंद करके क्रेडिट कर दीजिएगा। बस इतना ही करना होता है। चलें बाहर, नोट कर लिए हैं? अब यहाँ से सीधे बाहर निकलिए, ठीक। और ट्रांजैक्शन में जाइए,
अरे यार, ठीक है। और अब चाहे तो आप जर्नल में करिए चाहे पेमेंट में करिए। जर्नल में करते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं पहले, ठीक। और ये एडजस्टमेंट की एंट्री हमेशा कब होगी? महीने के 30/4 नहीं, सॉरी 30 हाँ 4 ही ना, अप्रैल। डेबिट करिएगा। तो वहाँ क्रेडिट क्या था? क्रेडिट था वैट और CST। तो पहले वैट ले लीजिएगा, ये वैट सीधे उठाइएगा, और जितना अमाउंट वहाँ पे आपने लिखा था 640 कितना भरे थे? 31,250। यही था, हाँ ये भर दीजिएगा यहाँ पे 21,250 हो गया। फिर और क्या डेबिट था? CST। CST डेबिट था ना? हाँ तो CST CST से क्रेडिट था तो यहाँ हाँ से हाँ डेबिट करेंगे सॉरी, ना। जो क्रेडिट था यहाँ डेबिट होगा। तो और क्या क्रेडिट था वहाँ पे? CST था। हाँ। अब CST को डेबिट करते हुए एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो आप CST चार्ज किए वो किस लेजर से चार्ज किए? हम लोग इस लेजर से चार्ज किए थे, याद है? हाँ। एक CST दिख रहा था और एक सेंट्रल सेल टैक्स दिख रहा था, हमने सेंट्रल सेल टैक्स का यूज किया था। तो आपको इसी लेजर को लेना है। कितना? 600 से नीचे करंट बैलेंस दिखा रहा है। अरे उतना तुम लोग कहाँ दिमाग, मैंने सीधा वहाँ बताया ना। अब यहाँ से बताएंगे फिर कंफ्यूजन है ना, इसीलिए मैंने वहाँ बता दिया कि जो वहाँ डेबिट है यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दीजिएगा, सिंपल। अब क्रेडिट क्या था? इनपुट वैट ऑन कैपिटल गुड्स था। तो मुझे अब जरा दिमाग पे जोर देके ये बताइए कि हम लोग जब कैपिटल गुड्स खरीदे तो लेजर किस नाम से बनाए थे जिसका अंडर हम ड्यूटी एंड टैक्सेस डाले थे? इनपुट वैट ऑन कैपिटल, इसी नाम से लेजर बनाए थे ना, यही था हमारा लेजर। यही लेजर आपको लेना है, ठीक। कितना था इसमें पैसा? 1500 था ना? 1500। यहाँ वैसे नीचे दिखाता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। 1500। अब क्या करना है? ये तो जो आपको दिख रहा था वो आपने कर दिया। अब क्या करना है इसके बाद? तो इसके बाद सीधे यहाँ से एंटर करके नीचे आना और बस यहाँ पढ़ना है कि ये C आया कि D आया। अगर C आया तो इसका मतलब आपको गवर्नमेंट को पैसा देना है, और D आया तो इसका मतलब गवर्नमेंट से लेना है, ठीक है। C आया तो देना है, D आया तो लेना है, ठीक। तो अगर C आया तो आपको एक लेजर बनाना है वैट पेबल, और D आया तो वैट रिफंडेबल। C आया तो वैट पेबल और D आया तो लिख लो इस चीज को यार। ये भी रटवाते हैं तो मतलब समझ लो कि यहीं पे तो दिख नहीं ना रहा है। देखो ये दारा तो और है, C और अभी रटवा रहे हैं। D आया तो वैट रिफंडेबल। दुनिया तुम ही लोग हंसोगे सुन सुन के कि मैं था ये। लिख लिया D क्या लिखे? और C तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? यहाँ वैट पेबल बनाइएगा। वैट, अच्छा एक चीज और अंडर भी लिख लीजिए। वैट पेबल का अंडर क्या बनाएंगे? करंट लायबिलिटी। अच्छा बताना पड़ेगा। और रिफंडेबल का अंडर करंट एसेट, ये करंट लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यानी हमको वैट कितना देना है गवर्नमेंट को? 20,390 रुपए दे देना है। तो अगली एंट्री पेमेंट में कर देंगे और ये 20,390 रुपया पेड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ CST के बारे में कुछ एडजस्टमेंट पूछेगा तो यस कर दीजिएगा। और CST में GST पेमेंट कर दिया, 640 रुपये CST था ना हमारा, ये उसी का डिटेल पूछेगा, चालान नंबर वगैरह कुछ नहीं भरना है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करा देंगे। समझते हैं ना चालान नंबर, किस चालान से आपने गवर्नमेंट को पैसा पे किया, चेक DD नंबर क्या था, बैंक नेम, ये सब वगैरह वगैरह पूछेगा। ओके कर दीजिए। इसके बाद गवर्नमेंट को क्या कर दीजिएगा? वैट की पेमेंट कर दीजिएगा। वैट पेमेंट यहाँ से, ठीक। और ये भी 30 तारीख में ही करिएगा। 30 ध्यान दीजिएगा, 30/4 नहीं डालेंगे तो अमाउंट नहीं आएगा, बैलेंस नहीं आएगा वैट का। नीचे आ रहा है बैलेंस। अब यहीं पे अगर 29 डाल दिए तो ये बैलेंस आता नहीं आता। तो ये भी एक गलती, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो ये भी एक गलती हो सकती है आपसे कि यहाँ पे 29 डाल के अंदर मारेंगे तो यहाँ दिखाएगा 0 बैलेंस। तो आप कहेंगे कि सर ऐसे बताया तो सर का हो गया, हम कर रहे हैं तो हो ही नहीं रहा है। 20,390
ये अमाउंट उठा के पेमेंट कर दीजिए, कैश या बैंक जैसे समझ में HSBC से कर देते हैं। ठीक, खत्म। हाँ जी।